नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम चर्चा करते हैं तमाम आर्थिक मुद्दों पर जो कि बटोरते हैं सुर्खियां आर्थिक जगत के गलियारे में। बात करते हैं किस तरह से आज एक्शन देखने को मिल सकता है जब हम जिक्र कर रहे हैं तमाम ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, एशियाई बाजारों के संकेत की अगर बात की जाए। साथ ही साथ ब्रेंट क्रूड में जबरदस्त उछाल देखा गया, क्योंकि जिस तरह से रशिया के साथ साथ अगर बात की जाए तो कच्चे तेल के अन्य उत्पादक देशों उन्होंने फैसला लिया है एक कट को लेकर। हम साथ ही साथ अगर यूएस के बाजारों की बात करें तो वहां पर भी अभी हमने देखा। दबाव किस वजह से? क्योंकि जो यूएस का जॉब्स डेटा आने वाला है उसे लेकर, और आज बेज बुक जो है वो रिलीज की जाएगी फेडरल रिजर्व द्वारा। आखिर बेज बुक क्या है? बेज बुक एक खाका है, 8 बार साल में फेडरल रिजर्व इसको जारी करता है ताकि किस तरह से किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है ये वो पता लगा पाए। और जो बॉन्ड यील्ड बाजार है उसमें दबाव देखा जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिले वो 19,000 के लेवल्स के आसपास है, तो देखेंगे कि एशियाई बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले निकाल डालते हैं हम इस वक्त आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास को लेकर भारत करेगा मदद। 8 MOU साइन किए गए हैं। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न है वो दाखिल किए गए, 88% से ज्यादा अधिक सत्यापित किए गए, और रिटर्न्स को लेकर लगातार हमने देखा कि बढ़ोतरी हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए IREDA ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं UBI बैंक और साथ ही साथ BOB बैंक के साथ। और वहीं सप्ताह के तीसरे दिन अगर बात करें कारोबारी सत्र की तो मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार खुले हैं। तो ये तमाम जो आर्थिक जगत की सुर्खियां हैं उस पर रहेगी हमारी खास नजर। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो जो शुरुआती संकेत हैं वो किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो मैंने आपको बताया था ना, मिली जुली एक परिभाषा नजर आ रही थी। 19,647 का लेवल है। सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी इस वक्त। और ये सपाट कारोबार हमने कहा कि मिले जुले संकेत जो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से मिले हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि शुरुआत जो है वो सपाट हो सकती है। हालांकि बहुत मामूली बढ़त के साथ जो भारतीय शेयर बाजार है, अब वो देखते हैं कि आखिरकार जो बाकी बाजार थे, यानी कि जो शुरुआती बाजार की अगर हम बात करते हैं वो किस लिहाज से खुले हैं, उन पर एक रुख लेते हैं कि मार्केट इस वक्त किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो सेंसेक्स देखते हैं कि किस ओपनिंग, जो उसका प्री ओपनिंग लेवल था, ओपनिंग लेवल को आप देखिए बिल्कुल सपाट कारोबार होता हुआ 65,787 का लेवल। निफ्टी पर भी रुख कर लेते हैं। हालांकि IPOs जो हैं, 3 IPOs लिस्ट होने वाले हैं, उसके बाद बाजार किस तरह से कारोबार करता है। 9 अंकों की बढ़त या फिर सपाट कारोबार 19,584 का लेवल है। ये जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी ये उसके इंडिकेटर्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं कि मार्केट का अपडेट, यानी कि इस वक्त कैसे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए सेंसेक्स इस वक्त 14 अंकों की गिरावट के साथ 65,766 का लेवल। निफ्टी भी सपाट कारोबार करता हुआ, निफ्टी बैंक में भी दबाव देखा जा रहा है। ये मार्केट का सूरत हाल है अभी सुबह का, किस तरह से मुनाफा वसूली और दबाव आगे हावी रहता है मार्केट पर, ये हम देखेंगे। आइए अब सीधा रुख करते हैं उन सभी स्टॉक्स का जो मार्केट को पुल अप करने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो प्रमुख गेनर्स हैं उनको देखते हैं कि क्या है। देखिए पावर ग्रिड, विप्रो, अल्ट्रा, सेमको, TCS, HCL टेक, यानी जो 3 दिग्गज हैं IT के 3 दिग्गज स्टॉक, विप्रो, TCS, HCL, ये बढ़त के साथ मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। पावर ग्रिड जो है इस वक्त 1% से ज्यादा बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ चार्ट को लीड कर रहा है। तो एक मिक्स कंबाइंड बैग। अब नजर उन सब स्टॉक्स पर जो दबाव के साथ काम करते हुए मार्केट को पुल डाउन यानी नीचे खींचने का काम करें। एक नजर डालते हैं टॉप लूजर्स पे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर बैंकिंग स्टॉक, इंडस इंडिया बैंक, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट, मारुति, बजाज फाइनेंस। और मारुति में ये दबाव देखा जा रहा है। हालांकि मारुति सुजुकी यानी जो पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स हैं उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आज क्या लबो लुबाव रहता है मार्केट का, किस तरह से क्यूज को फॉलो करके
मार्केट आगे मुनाफा वसूली को लेकर अपना माहौल तैयार करता है, इस पर रहेगी खास नजर। और अब एक बार रुक करते हैं यूएस के बाजारों का, देखते हैं कि यूएस के बाजार कल किन स्तरों पर बंद हुए, बॉन्ड यील्ड का क्या दबाव देखा गया। देखिए डाउ जोन्स जो है सपाट कारोबार करता हुआ नजर आया और 13 अंकों की गिरावट के साथ S&P 500 की भी बात की जाए और नैस्डैक पिछला हफ्ता जबरदस्त हरियाली देखी थी हमने आईटी स्टॉक्स के चलते। यहाँ पर बात करते ग्लोबल मार्केट्स, तो ग्लोबल मार्केट्स ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया है कि FTSE, कैक और डैक्स इन तमाम जो इंडाइसेस हैं उसमें दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक रुख अब एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में सिवाय जापान के निकाई को छोड़कर कॉस्पी और हैंगसेंग दोनों ही जो ये स्टॉक्स हैं ये तमाम दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम हमने आपको सूरत हाल बताया कि किस तरह से जो एशियाई बाजार हैं और क्रूड का जो फैसला हमने आपको बताया कि जो खाड़ी देश हैं और रशिया ने एक कट, जो ऑयल कट है उसको लेकर फैसला लिया। तो ब्रेंट क्रूड जो है क्रूड ऑयल जो है वो 90% प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड। तो आप देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में भी हलचल नजर आ रही है। तो ये एक मार्केट का लबोलुबाव हमने आपके सामने रखा, लेकिन आज का इन फोकस क्या है, किस पर है हमारी नजर, इसको जानने के लिए थोड़ा सा वक्त आप रुकिएगा क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और ये जो बाजार से जुड़ी सुर्खियां हमने आपको बताई, इससे इतर कारोबार जगत में कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां, देखते हैं फटाफट अंदाज में बिजनेस टैब के जरिए। अगस्त महीने में वाहनों की खुदरा बिक्री में 9% का इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में 18,18,647 वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल अगस्त में 16,74,162 वाहनों की बिक्री हुई थी। S&P ग्लोबल ने सर्विसेज सेक्टर के लिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI का आंकड़ा जारी कर दिया है। अगस्त महीने में सर्विसेज सेक्टर का PMI 60.01 पर रहा है। बता दें कि सर्विस सेक्टर का PMI डेटा लगातार 25 महीने से 50 के ऊपर बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी फिच एक डिवीजन BMI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बिजली की मांग अगले एक दशक में 70% तक बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में वृद्धि, शहरीकरण के विस्तार के कारण 2032 तक बिजली की मांग औसतन सालाना 4.9% की दर से बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण के कारण प्रत्येक कैटेगरी में ITR दाखिल करने में 3 गुना इजाफा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। घरेलू और विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसके कारण बीते कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 316 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6 करोड़ 98 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6 करोड़ से अधिक प्रोसेस भी किए जा चुके हैं। साथ ही आयकर विभाग ने 2 करोड़ 45 लाख से अधिक रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CEO दिलीप असबे के मुताबिक भारत में एक महीने में 100 अरब से अधिक UPI लेनदेन करने की क्षमता है। बता दें कि हाल ही में अगस्त महीने में UPI के जरिए 10 अरब से अधिक लेनदेन किए गए थे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 7 सितंबर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी 50 समेत सभी इंडेक्सों से बाहर हो जाएगा। वहीं स्टॉक एक्सचेंज के सभी इंडेक्सों से जियो फाइनेंशियल का शेयर पहले ही 4 सितंबर 2023 से हट चुका है। दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 की तिमाही में भारत ने दुनिया भर में सबसे अधिक 70 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। साथ ही इसी अवधि के दौरान दुनिया भर में मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या 8.3 अरब तक पहुंच गई है। तो ये थी कारोबार जगत से जुड़ी हमारी तमाम अहम सुर्खियां, लेकिन अब वक्त हो चला है आज के इन फोकस को लेकर।
तो हमने देखा कि भारत के इससे जब से G20 की अध्यक्षता आई, कई महत्वपूर्ण विषयों पर आम राय और सहमति बनी और एक ऐसा ही मुद्दा रहा DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रहा उसका आउटकम? कल जब IT राज्य मंत्री ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की, कई अहम बातें उसमें सामने निकल कर आई हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए विगत कुछ सालों के प्रयासों के दौरान भारत एक वैश्विक डिजिटल केंद्र के रूप में उभरा है। समावेशी सार्वजनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण में भारत के नेतृत्व ने न केवल राष्ट्र को सशक्त बनाया है, बल्कि इससे जुड़े व्यवसायों और अधिक अवसरों के द्वार भी खोले हैं। G20 कार्यकारी समूहों की बैठकों के दौरान भी तमाम विमर्शों में भारत की डिजिटल ताकत का लोहा विश्व के सभी बड़े देशों ने माना। डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स के आउटकम को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आर्थिक प्रगति में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल साबित हुई है। India is now a case study, a nation that has employed and deployed technological tools for progress and growth. And this is increasingly being seen by countries that have lagged behind as a way to follow India's lead, taking the India DPI, an open source digital infrastructure, and using this to create the same impact that India has. India in particular has already signed 8 MOUs where the India stack and the India DPI will be made available free of cost, open source, for countries that have signed the MOUs to implement in their own countries and to create their own ecosystems of innovation and developers that support their DPIs. 2014 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की जीडीपी में 4 से 4.5% ही योगदान था, जो अब बढ़कर 11% हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। यह वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैश्विक भागीदारी सहित विभिन्न कार्य समूहों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। The Indian context, the digital economy has grown from 4.5% in 2014 to about 11% today and is expected to touch 20% by 25-26. डिजिटल नवाचार भेदभाव को समाप्त करने वाले माध्यम और विकास के समर्थक के रूप में उभरा है। DPI सर्वाधिक परिवर्तनकारी डिजिटल नवाचारों में से एक है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मामले में न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि विश्व के कई विकसित देश हमारे बताए रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आज के इस इन फोकस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपूर्व अभय मोदी जी, जो कि MD और को फाउंडर है A टेक्नॉस ग्रुप के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपूर्व जी हमारे इस खास शो में। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब हम वित्तीय समावेशन के शक्तिशाली तंत्र की बात करते हैं, आप DPI को कितना मददगार, सशक्त मानते हैं आने वाले समय में? So, Aanchal ji, thank you for inviting me on this show, first of all. If we will see, यदि हम लोग देखते हैं 2014 से लेकर 2023 तक, यदि 2014 में कोविड आया होता, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था हाउ टू टैकल इट। लेकिन एज इट केम इन दी 2018, 19 एंड 20, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास आंसर है कि थ्रू कोविड वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड दी वैक्सीनेशन, थ्रू आरोग्य सेतु वी कैन प्रोवाइड दी सॉल्यूशन। हम लोग ये सारी चीजें क्यों कर पा रहे हैं? यदि हमारी आर्थिक व्यवस्था आज यदि आप देखेंगे कई चीजों के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, उसे गवर्नमेंट अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू पब्लिक में इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रही है कि भाई हियर इज दी बेस्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको सबसे अच्छे लेवल पर मिल जाएगा। ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? और यदि आप एक साथ देखेंगे, आज मैं अभी सुबह सुबह आपका शेयर मार्केट भी सुन रहा था, यदि आप देखेंगे ऑल दी IT कंपनी, जितनी भी IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सब ऊपर जा रही है कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर कंपनीज। ये क्यों हो रहा है? यदि ये सारी चीजों को हम लोग कंबाइन करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था में चाहे वो UPI हो, आज गांव में हर जगह UPI यूज हो पा रहा है, हर जगह हम लोग पेमेंट ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। यदि किसी बच्चे को अपनी फैमिली में कुछ पैसे पहुंचाने हैं तो दे हैव ऑप्शन, नो नीड, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बैंक जाने
सोचेंगे भी नहीं, यूपीआई से आप हाल के हाल उसे ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो ये कैसे हो पा रहा है और हाउ ये सारी चीजें हमारे आप पर कैसे हेल्प कर पा रही हैं हम सबको? बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन गया है जिसे और पूरी दुनिया फॉलो करना चाह रही है, ये कैसे हो पा रहा है? ये सारा एक जो बेसबोन है यदि हम लोग बोले तो वो डिजिटलाइजेशन है। तो इस बेसिस पे आर्थिक व्यवस्था हो, आर्थिक में जो भी हमारा गवर्नमेंट प्लान कर रही है इजीली हो पा रही है। एक इसमें बहुत अहम चीज यहाँ पर है, जिस कैशलेस इकोनॉमी का सपना हम देखते थे, हम उसके पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से 8 MOU साइन किए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक हिचक पहले होती थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक मंचों पर, कई मल्टीलैटरल फोरम्स में किया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमने अपना DPI जो है इतना सशक्त बनाया, जो दूसरे देशों के लिए मिसाल है, ये हिचक अब कम हो रही है? आंचल जी, इसमें आपने बिल्कुल सही वे में पूछा। आज ये जो हिचक है, ये हिचक होती है जब आप इस वे में समझ सकते हैं, जब हम एक छोटे से बच्चे को बोलते हैं बेटा साइकिल चला, राइट, और फिर हम लोग बोलते हैं एक बड़े आदमी को बेटा साइकिल चला, तो दोनों में टेंशन नहीं होती। छोटा बच्चा गिरेगा तो हिचक होती है, बड़ा बच्चा गिरेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। इसी वे में हमारा देश ने पहले जब हम लोग डिजिटलाइजेशन के पथ पर आए थे, वीवर गवर्नमेंट और पूरी दुनिया हमें देख रही थी कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नाउ दे नोज दैट दे कैन डू इट। उन्हें मालूम है कि इन्होंने दुनिया में सबसे बड़े ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन देना 2000 में, ये अपने आप में एक अतुलनीय जॉब है। उन्हें ये मालूम है कि इतने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एक यूपीआई के थ्रू हैंडल करना, जो कि अपने आप में करीब 20 कंट्रियों को जोड़ देता है, ये अपने आप में अतुलनीय है। तो अब जो बाहर की कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो या कोरिया हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो, इवन वो यूएसए हो, दे ऑल आर फॉलोइंग इंडिया डिजिटलाइजेशन पथ। बिल्कुल। और साइबर सिक्योरिटी, जो 2 अहम मुद्दे जिसका जिक्र उन्होंने किया कल मंत्री साहब ने, उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और डिजिटल स्किलिंग, दोनों पर आऊँगी। पहले साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब हम तमाम इन बिजनेसेस को, खास तौर पे स्टार्टअप्स को बढ़ाने की बात करते हैं जिसमें डिजिटल पेमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो साइबर सिक्योरिटी को सक्षम बनाने के लिए एक रूपरेखा जो तैयार की गई है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम DPI को और सुदृढ़ करने की बात करते हैं? जब हम DPI को और ज्यादा पावरफुल बनाने की बात करते हैं, यदि हम लोग देसी लेमैन लैंग्वेज में बोलें, तो आप देखिए डेटा जो है वो सबसे मेन पार्ट है। डेटा इज द मेन पार्ट फॉर एनीथिंग। आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका आधार कार्ड से लिंक है, आपका आईडी उनके पास पहुंच रहा है, वो आईडी से ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड सामने वाले का भी आईडी उसमें अवेलेबल है, साथ में बैंक भी इन्वॉल्व है, राइट। ये पूरा जब ट्रांजैक्शन होता है और ये डेटा यदि हम लोग बाहर वाले सर्वर्स पे, आप जस्ट अज्यूम कीजिए ये पूरा डेटा हमारे ग्लोबल सर्वर्स पे जा रहा है और वहां से हमारे पास वापस आ रहा है। इसी को गवर्नमेंट ने रोकने की पूरी कोशिश कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई ये जितना भी सर्वर्स है, जितने भी फायरवॉल्स है, जो भी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले तो इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया का डेटा बाहर जाना ही नहीं चाहिए। फिर दे हैव मेक इट श्योर कि ये पूरा डेटा और ये सर्वर इंडिया में, और फिर दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस उनके साथ पूरे एम्पेनल में ये लोग काम कर रहे हैं। सो डेटा शुड बी ऑन वॉच, इंफॉर्मेशन शुड बी ऑन वॉच। ये सब करने के बाद नाउ दे आर ओपनिंग अ डिजिटल प्राइवेट पॉलिसी। सो व्हाट दे आर डूइंग कि जो भी आपका डेटा है वो कहाँ यूज हो सकता है, उस पर भी उन्होंने पॉलिसी डिफाइन कर दी। ये सारी चीजें जो डिफाइन की जा रही है, फ्रॉम फायरवॉल टू सर्वर टू प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें डिफाइन की जा रही है कि जो आने वाले समय में डेटा जिस वे में फ्लो होगा, जिस वे में डेटा इंफॉर्मेशन एंड द पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, उसे सिक्योर रखा जाए। और बाहर से होने वाले थ्रेट है फ्रॉम द अदर साइड, आई डोंट वांटेड टू से एनी नेम, वो हमारे पास कम से कम हो या जीरो हो, जिससे पूरी दुनिया हमारे से ये सर्विसेज ले सके कि भाई इंडिया इज प्रोवाइडिंग मोस्ट सिक्योर डेटा और फाइनेंशियल। अगर आप सिक्योर डेटा की बात कर रहे हैं अपूर्वी, इसमें सबसे अहम यह है कि डिजिटल स्किलिंग पर कितना फोकस है, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं या फिर डिजिटली मूव करने की बात करते हैं अर्थव्यवस्था को, इसमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए किस तरह से तमाम देश
एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं आने वाले समय में? आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा ऑन द स्किलिंग पार्ट। तमाम देश ऑल वर्ल्ड वाइड पीपल आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन इंडिया उसमें सबसे आगे आके वर्क कर रहा है। भारत में आप देखेंगे हर रोज कोई ना कोई, आइदर वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है कि भाई इज दिस द फेक इंफॉर्मेशन और ये फेक इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर उनके द्वारा कन्वे किया जा रहा है कि आपको इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है। जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये आदमियों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पर साथ में एक स्क्रीन चल रही है जहां पर हम लोग बता रहे हैं हाउ टू यूज द भीम ऐप। तो ये सारे जागरूक किए जा रहे हैं कि आपको कैसे यूज करना है। यूज करने के लिए वो हमारे जो देश के कॉलेजेस हैं, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इवन दी जो जनरल कॉलेज है, वहां पर कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। हाउ टू स्किल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट है वो, और जनता में जाके जागरूक कर रही है और उन्हें पे कर रही है कि भाई आप ये सारी चीजें सीखो फ्री में। और इसीलिए हम देखते हैं, इसीलिए हम अपूर्व जी देखते भी हैं कि कई बार इस तरह के सोशल मैसेजेस भी होते हैं कि बेटा पिता को सिखाओ, और पिताजी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कैसे ट्रांसफर करना है। और शायद यही खूबसूरती है डिजिटल पेमेंट्स की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि कैसे हम उसको पारदर्शी, जवाबदेह बनाते हैं आने वाले समय के लिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला और इसमें आंसर भी दिया। मेरे पे भी इसमें एक आंसर है। मैं एक छोटे से प्लेस डबरा से हूँ। वहां पर मेरे फादर ही रन अ वेरी नाइस क्लॉथ शॉप। उन्होंने ही वॉज यूजिंग अ यूपीआई और मुझे कुछ पेमेंट ट्रांजेक्शन करने थे फॉर सम अर्जेंट बेसिस। आई वॉज अनेबल टू डू इट एंड ही टोल्ड मी, बेटा, उनका नाम श्रीमान अभय जी है, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप इस वे में इसे यूज कर सकते हैं और ऐसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने बोला, मैंने उसे एक्चुअल में फील किया कि ये सारी चीजें हो गई हैं, गांव-गांव तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। जहां पर आपको मालूम है कि यूपीआई भी यूज कैसे करना है, वहां पर ये मालूम है। इवन जैसे इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है, उन्हें मालूम है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यहाँ पर जाकर कॉल करना है, यहाँ पर कंप्लेन करनी है, कंप्लेन करने के बाद ओटीपी आएगा, वो ओटीपी पे जो नंबर आने वाला है वो नंबर आपको नोट करके रखना है, जिससे कंप्लेन का आप उसे एक्सप्लेनेशन और अपूर्व जी, शायद इसीलिए हम जिस लीकेज की बात करते थे, खासतौर पर पैसे के लेन देन को लेकर, उस पर तो रुकावट होगी। लेकिन एक बहुत अहम चीज आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, समय क्योंकि कम है, कि जिन हम 8 देशों की, यानी कि ये तो 8 अभी पहले ऐसे देश है जिनके साथ हमने एमओयू साइन किया है इस तरह के डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक प्रखर आवाज़ है। ये आने वाले समय में ये जो तमाम छोटे देश हैं जो डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस का। मैं आपको इंडिया के एग्जांपल देता हूं। 2014 में we were sitting on the 3 to 4% of the economy which is coming from the digital public infrastructure। आज हमारे पास वो 11% इकोनॉमी हो चुकी है जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। आज हम लोग ऑलमोस्ट $175 बिलियन का इसमें ग्रोथ पा चुके हैं, जो कि 2030 तक 1 ट्रिलियन होने वाली है, और वो हो जाएगी जिस वे में हमारा देश ग्रो कर रहा है और जिस वे में सारी कंट्रीज। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं मैम, वहां पर कई जगह अब मैं देखने लगा हूं कि हमारे फास्टैग जैसी सर्विसेज, यूपीआई जैसी सर्विसेज के बारे में बात होने लगी है। गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि भाई हमें ये इनेबल करना है, और कौन सपोर्ट कर सकता है? नो वन एल्स, इंडिया गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत अहम जी। और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये कैसे अब आपका फोन खाली सुनने के लिए नहीं है, अब आप उससे डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, और यही हम चाहते हैं कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक आम सहमति बनी है, ये इसकी सफलता को दर्शाता है कि तमाम देश एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपूर्व जी, इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के फोकस में हमने बात की कि कैसे डीपीआई जो है एक गेम चेंजर साबित होगा आने वाले समय में। इससे जुड़ी तमाम और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन एक खबर का रुख करते हैं। नई दिल्ली में होने वाला जो G20 शिखर सम्मेलन है, इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक निजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि G20 के लिए भारत का एजेंडा पूरी दुनिया में इसका
स्वागत है। हमारा आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हमने स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के लड़ाई के बारे में, और साथ ही हमने गरीबी और कमजोर लोगों की जरूरत का ख्याल रखा। जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में हम लेकर आए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया, ट्रिपल-T के साथ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, और हमने 150 से अधिक देशों को कोविड के टीके और दवाएं भेजी। ये हम सभी जानते हैं कि भारत ने दोस्ताना रवैये के जरिए लोगों की मदद की है कोविड-19 में, और विकासशील देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। कैसे भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील जो है वो विकासशील देशों की आवाज़ बनेंगे। हम ग्लोबल साउथ का जो हम जिक्र करते हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर हमारा जोर रहेगा। और भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। इसी नजरिए के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक चमकता हुआ सितारा है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वैश्विक पटल पर, और महंगाई से निपटने के लिए देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तमाम बड़ी बातें हैं जो G20 के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कही हैं। तो महंगाई से निपटने के लिए देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री ने 2024 में ग्लोबल ग्रोथ में जो सुस्ती की संभावना है, वहीं IMF और जो G20 का हम देख सकते हैं, ये जो अब अध्यक्षता भारत को मिली है, उस लिहाज से हमारा जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर हम किस तरह से तमाम डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी से जुड़े हम दिखाते हैं आपको तमाम इस खास शो में खबरें। लेकिन अभी फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के सब पार आकर भी जानेंगे तमाम बड़ी खबरें आर्थिक जगत से जुड़ी हुई। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में कल वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया। फिनटेक फेस्ट के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र के संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में डीमैट अकाउंट्स की जो संख्या है वो वित्त वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ के आसपास थी, जो अब 2022-23 में 10 करोड़ हो गई है। In a span of about 4 years, the number of demat accounts has increased by 2.5 times, from 4.1 crore in 2019-20 to 10 crores in 22-23. A record number of mutual funds, SIPs, are being registered, which again helps in generating long-term wealth. And with a monthly flow in the mutual fund industry through the route reaching all-time high of 15,245 crores in July 2023. और वहीं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित एक व्याख्यान में कहा कि जो केंद्रीय बैंक है वो महंगाई दर को 4% पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। The Reserve Bank aimed at controlling the growth in money supply commensurate with the expected real GDP growth and a tolerable level of inflation. The cash reserve ratio was used as the primary instrument for monetary control, with both CRR and the statutory liquidity ratio reaching their peak levels by 1990 due to continued fiscal dominance. तो आज के इकोनॉमी टुडे में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। रन अप टू द G20 में हम लेकर आएंगे कल एक और मुद्दा। नमस्कार।